केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में आयोजित आर.एन. काओ मेमोरियल लेक्चर में कहा कि ड्रग्स पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम चल रहे हैं और भारत 2047 तक नशा मुक्त भारत बनेगा। भारत को ड्रग्स का ट्रांजिट रूट भी हम नहीं बनने देंगे और साथ साथ इस ड्रग आतंक और अपराध के खिलाफ हमने वर्ष 2047 तक का जो है वो समय तय किया है कि नशा मुक्त भारत के लिए हम संकल्पित हैं। अब इस लेक्चर की अगर हम बात करें, जहां पर यह बात कही गई, यह प्रतिबद्धता दोहराई गई, ये कहा गया कि माननीय जो पीएम है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हम ये संकल्प ले रहे हैं कि 2047 तक भारत को नशा मुक्त भारत हम बनाएंगे। जो आर.एन. काओ मेमोरियल लेक्चर है, आर.एन. काओ बेसिकली ये लेक्चर जो है 2007 में स्टैब्लिश हुआ था रामेश्वर नाथ काओ की स्मृति में। रामेश्वर नाथ काओ के विषय में आपको जानना चाहिए क्योंकि आप ही के प्रदेश के यानी कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इनका जन्म हुआ था और रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो हमारी है उसके ये संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं और पहले सचिव थे। 1968 से लेकर 1977 तक ये पहले सचिव थे और ये कश्मीर के बेसिकली ये लोग थे, कश्मीरी पंडित थे, वहां से पलायन हुआ इनका और ये आके वाराणसी में, फिलहाल इनका जन्म बनारस में ही हुआ था। तो उन्हीं की स्मृति में आर.एन. काओ मेमोरियल लेक्चर दिल्ली में आयोजित होता है वर्ष 2007 से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा है कि 2047 तक भारत को नशा मुक्ति भारत हम बनाएंगे। तो अब इस बात के आलोक में हम जरा सा कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ देखेंगे कि यह बात क्यों कही जा रही है और इस बात के अन्य आयाम क्या क्या है। तो परीक्षा में, आपके मेंस परीक्षा के लिहाज से भी यह सेशन महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स में तो सवाल बन ही सकते हैं। तो पहला सवाल तो यही बन जाएगा आपसे कि कौन सी डेडलाइन तय की गई है, तो वर्ष 2047 तक। तो खबर, कुछ फैक्ट्स यही हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत 2047 तक जो है नशा मुक्त बनने का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कहां पर? तो आर.एन. काओ मेमोरियल लेक्चर के दौरान सरकार ने यह कहा कि नशीले पदार्थों के खिलाफ हमारी जो पॉलिसी है वो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और उस पर हम उसको अपना रहे हैं, उस पर लगातार चल रहे हैं। अब देखिए, यहां पर अगर बात करें तो यहां पर इस खबर के आलोक में सबसे पहले यह बात ध्यान देने की जरूरत है कि भारत में नशे की व्यापकता क्या है। अभी नए आंकड़े की तो बात छोड़ दीजिए, अगर पुराने आंकड़े की ही बात करें, नए आंकड़े में भी आप देखेंगे कि जो एनसीआरबी का डाटा आया है उसमें हालिया आंकड़े में यह बताया गया है कि मादक पदार्थों के, विशेष तौर पर जो ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से जो मृत्यु दर है वो वर्ष 2024 की ये रिपोर्ट की हालत को बयां करती है और बता रही है कि वर्ष 2023 में जो मृत्यु की दर थी ड्रग्स के ओवरडोज से वो कितनी थी? 650 थी। 650 लोग मर गए थे और वो 2024 में बढ़कर 50% वृद्धि इसमें हो गई है। और ये कितनी हो गई? 978 लोग हो गए, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। अब इसी को लेकर हमने लगातार, भारत सरकार ने यह प्रयास किया, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम भी कर रही है और इसी के तहत ये लक्ष्य तय किया गया है कि जो मृत्यु हो रही है, और ये तो सिर्फ मृत्यु का आंकड़ा है, अगर और पुराने एक आंकड़े को हम देखें तो उसके अनुसार 10 करोड़ से ज्यादा लोग नशीली पदार्थों के लत है उनको, यानी कि बिना उसके वो रह ही नहीं पाते हैं। और हालिया आंकड़े ये बता रहे हैं कि इतनी 50% जो है वो मृत्यु के आंकड़े हैं। ठीक है, अब इसमें बताया गया कि जो तमिलनाडु, अकेले केवल तमिलनाडु की बात करें तो 313 मृत्यु अकेले तमिलनाडु में हुई है। अब इसमें अगर देखिए तो इसके अलावा भी जो राज्य हैं, चाहे वो पंजाब की बात कर लें, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात कर लें, चाहे राजस्थान की बात कर लें, चाहे मिजोरम की बात कर लें, यहां पर नशे की वजह से मृत्यु की दर देखी गई है। इससे भी पहले का एक डाटा है जो एनसीबी डेटा है, उसके अनुसार अगर आप देखें तो ये तो बात हुई उसकी लत की और उसकी वजह से मृत्यु की। एनसीबी डेटा कहता है कि यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब, यहां पर एनडीपीएस अधिनियम 2019 से 2021 के दौरान सर्वाधिक एफआईआर दर्ज किया गया। अब यहां पर जिस अधिनियम की बात कही जा रही है वो अधिनियम कौन सा है? तो वो अधिनियम है एनडीपीएस अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट, यानी कि इसको कहते हैं नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। तो याद रखेंगे, नारकोटिक, ठीक, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 इसको कहा जाता है। ठीक, और इस एक्ट की बात करें तो ये जितने भी मादक या मनोरोगी पदार्थ होते हैं, यानी कि मादक पदार्थ भी इसमें आ गए और मनोरोगी पदार्थ भी इसमें आ गए, इनके संबंध में ये जितने मादक और मनोरोगी पदार्थ हैं उनका प्रोडक्शन, यानी कि उनका उत्पादन, ठीक, इनके उत्पादन के अलावा इनकी खेती, इसके अलावा इनकी बिक्री के अलावा, बेचने के अलावा इनकी खरीद, परिवहन, भंडारण, तो इनकी बिक्री के साथ साथ खरीद भी आप लिख लीजिए, यहां पर परिवहन भी लिख लीजिए, इनका भंडारण भी लिख लीजिए,
ठीक। और साथ साथ यहां पर इनसे संबंधित कोई भी एक्टिविटी जिसमें कोई व्यक्ति संलग्न हो उसको प्रोहिबिटेड करने का, उसको प्रतिबंधित करने का काम कौन करता है? ये एक्ट करता है, यानी कि एनडीपीएस एक्ट 1985 करता है। ठीक, यानी कि मादक पदार्थ या मनोरोगी पदार्थ का आप ना तो प्रोडक्शन कर सकते हैं, ना खेती कर सकते हैं, बिक्री या खरीद नहीं कर सकते हैं, परिवहन भंडारण नहीं कर सकते हैं, और उससे संबंधित किसी एक्टिविटीज में आप नहीं लग सकते हैं, बशर्ते कुछ इसकी जो शर्तें हैं इस कानून में, जो एक्ट में बातें बताई गई हैं उसके तहत अगर आप करते हैं तो ठीक है। इसके अलावा सामान्य रूप से इसका परमिशन नहीं दिया गया है। अब इसी एनडीपीएस के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार 2019 से लेकर 2021 में सर्वाधिक जो एफआईआर दर्ज किया गया वो यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब में दर्ज किया गया। इसका मतलब कि नशे से संबंधित कारोबार में भी लोग अवैध तरीके से लिप्त हैं। प्रमुख सेवन की अगर बात करें तो राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2019 का ही उदाहरण हम उठाते हैं तो उसमें 10 से लेकर 75 वर्ष की आयु में 16 करोड़ लोग ऐसे थे जो सिर्फ शराब करने वाले थे, शराब का सेवन करते थे। यानी कि 14.6% लोग जो थे वो क्या कर रहे थे? वो 16 करोड़ यानी कि 14.6% लोग शराब का सेवन करते थे, और लगभग 3.1 करोड़ लोग यानी कि 2.8% लोग भांग का सेवन करते थे। ये आंकड़ा सोचिए 2019 का है। वर्तमान समय में इस पर और ज्यादा चिंता है, तो इसीलिए सरकार ने ये सारे प्रयास किए हैं और ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम इसको लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। अब इसमें देखिए प्रमुख जो विश्व के क्षेत्र हैं उसको जब आप देखेंगे तो भारत के राज्यों पर उसका प्रभाव कैसे पड़ता है उसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। उसके लिए आपको देखना जरूरी है यहां पर थोड़ा सा मैप। अब देखिए दो क्षेत्र आपको दिखाई देंगे विश्व में, इसको, इन दोनों क्षेत्रों को एक गोल्डन क्रीसेंट का क्षेत्र बोला जाता है। जो ये वाला क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गोल्डन क्रीसेंट का क्षेत्र। अब गोल्डन क्रीसेंट के क्षेत्र का मतलब क्या है? यहां पर मुख्य केंद्र किस चीज का है? ये अफीम का केंद्र है। ठीक, अब यहां पर अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, इसके समीपवर्ती जो भी भारतीय राज्य हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक, अब इसमें समीपवर्ती भारतीय राज्य कौन सा आएगा? JNK हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इसके बाद आपका पंजाब आ जाएगा, पंजाब के बाद आपका हिमाचल आ जाएगा, ठीक, हिमाचल के बाद आपका राजस्थान और गुजरात आ जाएगा। तो राजस्थान भी ले लीजिए और गुजरात भी ले लीजिए। यहां पर चूंकि अफीम के मुख्य गढ़ के पास सटे जो भारतीय राज्य हैं, इन सारे राज्यों पर आपको इसका इंपैक्ट दिखाई देगा। ठीक, चाहे वो तस्करी से संबंधित गतिविधियां हो, चाहे इस तरह के इनसे जुड़े हुए लत की आपको जितनी भी एक्टिविटीज हो, वो इन सीमावर्ती जो प्रदेश हैं वहां पर उसका इंपैक्ट दिखाई देता है। दूसरा जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? तो गोल्डन ट्राइंगल बोलते हैं जिसको, जो ये वाला क्षेत्र है। ठीक, तो गोल्डन ट्राइंगल की बात अगर हम करें, गोल्डन क्रिसेंट के अलावा दूसरा क्षेत्र आपका क्या है? गोल्डन ट्राइंगल। ठीक, अब गोल्डन ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस गोल्डन ट्राइंगल में क्या है? लाओस, म्यांमार और थाईलैंड है। ठीक है, तो यहां पर म्यांमार भी है, लाओस भी है और थाईलैंड भी है। हालांकि कुछ हद तक इसमें वियतनाम की भी गतिविधि होती है। तो यहां पर जो है म्यांमार की अगर विशेष तौर पर हम बात करेंगे तो म्यांमार, इसमें जो इसका सेंटर क्या है, किस चीज के इर्द गिर्द ज्यादा यहां पर है? तो हेरोइन। अब यहां पर 80% जो आपूर्ति है जो गतिविधियों की, वो म्यांमार अकेले इसको कवर करता है। अब इसमें जो रूट इस्तेमाल किया जाता है, जो रास्ता इस्तेमाल किया जाता है, तस्करी का जो मार्ग इस्तेमाल किया जाता है, वो कहां से जाता है? तो ये जाता है भारत से होकर। और यहीं पर इसी बात को लेकर जो केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि हम मुख्य तौर पर इस समस्या को सिर्फ एक कानूनी मुद्दे के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि एक सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा का यह मुद्दा है, उसके लिए एक चुनौती है, सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक चुनौती है, क्योंकि हम अपने क्षेत्र का उपयोग इस मार्ग के तौर पर, तस्करी के मार्ग के तौर पर नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि इससे क्या क्या होता है, जब ये होता है तो उससे सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आतंकवाद है, आतंकवाद की फंडिंग होती है इससे। तो आतंकवाद को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिला क्योंकि आतंकवाद को फंडिंग हो रही है। दूसरी बात यह है कि जो क्राइम का नेटवर्क होता है, यानी कि अपराध का जो नेटवर्क होता है, वो और ज्यादा क्या होता है? मजबूत होता है। तो आपराधिक नेटवर्क को हम मजबूत नहीं होने देंगे, आतंकवाद को फंडिंग नहीं होने देंगे। और साथ साथ इससे एक और जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, किसी भी देश में अगर ये फंडिंग आती है तो जो समानांतर हम कह सकते हैं जो अर्थव्यवस्था है, समानांतर ये जो चलने वाली अर्थव्यवस्था है जो कि अवैध है, और ये समानांतर अवैध अर्थव्यवस्था क्या करती है? एक ऐसी हमारी जो रियल अर्थव्यवस्था है उसको नुकसान पहुंचाने का काम करती है। तो इस सिंडिकेट को तोड़ने के लिए अब पूरी तरह से रोड मैप को तैयार कर लिया गया है।
और ये कहा गया है कि इसमें जरूरत किसकी पड़ेगी, तो जरूरत पड़ेगी मित्र देशों के सहयोग की। और मित्र देशों के सहयोग को पिछले कुछ वर्षों में देखा भी गया है, जिसमें कि इसका परिणाम क्या हुआ है कि 2 साल में 40 से अधिक अंतरराष्ट्रीय अपराधियों को पकड़ के वापस लाया गया है। अब यहां पर साथ साथ कुछ अन्य बातों को भी बताया गया है। यहां पर यह कहा गया है कि यहां पर अब आवश्यकता किस बात की है, तो आवश्यकता है एक तो समान कानूनी ढांचे की। किस बात की आवश्यकता है? समान कानूनी ढांचे की। इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक देश में अगर कोई व्यक्ति अपराधी करार दिया गया, सेम उसी को अलग देश में उस चीज को उतना बड़ा अपराध नहीं माना जा रहा है, तो ऐसी दशा में तस्करी के ऊपर मिलकर तभी एक ठोस कदम उठाया जा सकेगा जब हर जगह इस तरह की गतिविधियों के लिए समान सजा हो, समान कानूनी ढांचा हो। यह भी आप देखे होंगे कि अगर मैरिजुएना की बात करें तो मैरिजुएना जो है भारत में, गांजा जिसको कहते हैं, वो भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अब लेकिन वहीं पर कुछ देश ऐसे हैं जहां पर उसको सीमित रूप में उसको छूट मिली हुई है, जैसे आप थाईलैंड चले जाइए, कनाडा में चले जाइए। तो ऐसी दशा में अगर इन दोनों देशों से संबंधित भारत से होकर अगर कोई गतिविधि हो रही है, आप कार्यवाही करना चाहिए, तो भाई वहां उसको परमिशन है। तो ऐसी दशा में कानूनी दांवपेच सामने आता है। तो एक समान कानूनी ढांचा का होना यहां पर जरूरत उसकी महसूस की गई है, क्योंकि जो ड्रग कार्टेल होता है वो इसी चीज का फायदा उठाते हैं। दूसरी चीज यह है कि प्रतिबंधित पदार्थों की जो परिभाषा है वो तय की जाए कि अगर एक जगह कोई चीज प्रतिबंधित है तो दूसरी जगह भी उसको आम सहमति के आधार पर समान रूप से प्रतिबंधित किया जाए। तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए उसको परिभाषित करना जरूरी है कि किस रूप में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से, किस मात्रा में, तब वो अपराध माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो एक प्रतिबंधित पदार्थों की परिभाषा की भी जरूरत है। और ड्रग तस्करी के लिए एक स्टैंडर्ड सजा तय की जाए, यानी कि ऐसा ना हो कि किसी देश में कम सजा है, किसी देश में ज्यादा सजा है। जैसे भारत में गंभीर अपराध है एक तरह से, और वहीं पर बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर कि उसको उस तरह बड़ी मात्रा में अपराध के तौर पर नहीं देखा जाता है। तो एक समान तस्करी के लिए स्टैंडर्ड जो है सजा का भी प्रावधान किया जाए। अब सवाल उठता है इसका नुकसान क्या है, आखिर इस पर हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, नुकसान की अगर बात करेंगे तो यहां पर और भी कुछ बातें कही गई हैं जो कि इसके नुकसान को देखते हुए ही कही गई हैं। एक तो यह होता है कि इस तरह के ड्रग से जब लत लगती है इंसान को, तो पूरी अगली पीढ़ी बर्बाद होती है। अगली पीढ़ी के बर्बाद होने के साथ साथ जन स्वास्थ्य जो प्रभावित हो रहा है वो हो ही रहा है। कई बार लोगों की संपत्तियां बिक जाती हैं, लोग इतने एडिक्ट हो जाते हैं, कुछ भी उठा के बेच देते हैं, पूरा घर उसके पीछे बर्बाद हो जाता है। तो जन स्वास्थ्य को खतरा है, भविष्य की पीढ़ी बर्बाद हो रही है, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कमजोर हो रही है, चाहे वो आतंकवाद के फंडिंग के मामले से, चाहे क्राइम नेटवर्क को मजबूत करने के मामले से, चाहे हमारी इकोनॉमी के पैरेलल एक दूसरी इकोनॉमी, अवैध इकोनॉमी के जन्म लेने से। तो इस तरह से ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत अगले 2047 तक इससे पूरी तरह से रोड मैप तैयार है। अब इसको समाप्त करने पर ध्यान दिया जाएगा और इसमें मित्र राष्ट्रों का सहयोग लिया जाएगा। अब निम्न बातों पर जोर दिया जाएगा: रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग, यानी कि सेम टाइम में इंटेलिजेंस की जो सूचनाएं हैं वो अलग अलग देशों में शेयर की जाएंगी, जिससे कि नेटवर्क मजबूती से उन अपराधियों को पकड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय सहयोग इसमें लिया जाएगा। ड्रग तस्करों का प्रत्यर्पण कैसे किया जाए, इसके लिए नियम कानून शर्तें आसान बनाई जाएंगी, और नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में समान कानून और सजा तय की जाएगी। तो ये बातें यहां पर तय की गई हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। हालांकि भारत ने ऐसा नहीं है कि इससे पहले से भारत प्रयास नहीं कर रहा है। आप देखेंगे कि 15 अगस्त 2020 में एक अभियान लॉन्च किया गया, नशा मुक्त भारत अभियान। क्या था? नशा मुक्त भारत अभियान, ठीक। तो 15 अगस्त 2020 को इसको भी शुरू किया गया था। शुरुआत इसकी हुई थी 272 जिलों में, लेकिन बाद में इसको सभी जिलों तक विस्तारित कर दिया गया था। तो प्रयास पहले से भी हो रहे हैं। अब इसके लिए जो डेडलाइन है वो तय कर दी गई है, जो कि आपके लिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और वो क्या है? तो वर्ष 2047 तक भारत ने अपना लक्ष्य तय किया है कि वो पूरी तरह से भारत को क्या करेगा? नशा मुक्त भारत बनाएगा। तो ये आज का समाचार था। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के बारे में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको चाहिए एक बेहतर मार्गदर्शन, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे इस कोर्स यूपी पीसीएस प्रीलिम्स से, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है। यूपी प्रीलिम्स लाइव ऑनलाइन ये कोर्स है, और इस कोर्स की जो अवधि है, वैलिडिटी है, वो है 1 साल तक, यानी कि 12 महीने तक आप इस कोर्स के माध्यम से जितनी भी बार चाहें उतनी बार वीडियोस को देख सकते हैं। इस कोर्स में आपको अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन मिलता है। इस कोर्स के बारे में विस्तार से अगर आप जानना चाहते हैं तो एक तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से इस कोर्स को सर्च करके सारे फीचर्स आप देख सकते हैं। वहां से भी बाई का ऑप्शन होता है, इस कोर्स को आप ले सकते हैं। अगर मन में आपके सवाल है कोई, तो उसका समाधान भी है। 8750187501 पर आप कॉल करिए, यहां पर आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। साथ साथ आप दृष्टि लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अंत में अब जिम्मेदारी छोड़ते हैं आप पर।
आज के अभ्यास प्रश्न का आप जवाब दीजिए। अभ्यास प्रश्न है कि हाल ही में 2047 तक नशा मुक्त भारत का लक्ष्य गृह मंत्री अमित शाह ने किस कार्यक्रम में दिया? नीति आयोग की बैठक, गणतंत्र दिवस समारोह, आर.एन. काओ मेमोरियल लेक्चर, संसद सत्र। तो इसका सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ आपको बता दें कि हम मंडे से लेकर सैटरडे तक, सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे को छोड़ दीजिए तो हम आपके लिए सुबह 9 बजे लेकर आते हैं रोज के अखबारों के माध्यम से जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की खबरें होती हैं उसको बहुविकल्पीय रूप में। वहां पर आपके करंट अफेयर्स की तैयारी होती है बेहतर, तो हमारे लाइव सेशन से आप जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो लाइव सेशन की पिछली वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, तो रोज के करंट अफेयर्स को हम वहां कवर करते हैं, उससे आप जुड़िए, लाभान्वित होइए, क्योंकि अगले 6 महीने आपकी यूपी पीसीएस प्रीलिम परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जिससे कि आपकी करंट की तैयारी होगी मजबूत। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 6 महीने आपके लिए हम बहुत ही बेहतर सेशन लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।